तो या तो लोग ओबीज होते हैं कि बहुत ज्यादा मोटे हैं, या तो फिर वो ज्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं और एकदम जीरो कार्ब डाइट पे चले। जीरो कार्ब डाइट से क्या होगा, ब्रेन को डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, ब्रेन को नहीं मिल रहा है, हार्ट की मसल्स को भी ग्लूकोज चाहिए रहा है। जो आप देखते हैं कि जिम गोअर्स हैं बिल्कुल जीरो कार्ब डाइट पे, सडन डेथ हो जा रही है। रीजन कहीं ना कहीं यही है। ऑयल भी बॉडी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ऑयल से क्या है, कोलेस्ट्रॉल ना, कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी। जितने भी आपके सेक्स हार्मोन है उन सबके लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। स्मोकिंग से फर्स्ट जो सबसे ज्यादा कॉमन है, स्ट्रेस अल्सर बन जाते हैं। जो आपका स्टमक है, स्टमक की अंदर की लेयर जो होती है वो पूरी डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ स्मोक। कहेंगे बियर में कितना परसेंट अल्कोहल होता है? 5 to 6%। 5 to 6% होता है। आप क्या एक बियर पे रुकेंगे? ह्यूमन बॉडी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पर से अल्कोहल तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी अल्कोहल। वो एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं हाई कैफीन वाली, तो वो बच्चों में क्या कैफीन से वही प्रॉब्लम है जो आपके स्मोकिंग से हो सकती है। आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कैफीन के साइड इफेक्ट है कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो वो फिर से वही कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक कंसेप्ट ये है कि आपको कुछ पीरियड के लिए आपको खाना है जो आप मन चाहो, और कुछ पीरियड के लिए आपको भूखा रहना है ना, तो उतने देर तक आप भूखे रह रहे हो, तो एनी हाउ आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में फिर से डाल रहे हो। तो ब्रेकफास्ट तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। बीइंग इंडियन, इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस इतना ज्यादा कॉमन है और इन यंग पॉपुलेशन ही कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना हेल्थ पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं डॉक्टर किरण कौशल जी का। हेलो मैम। हेलो। तो मैम, जैसे आजकल बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, लाइक बीपी, शुगर, ये तो बेसिक कॉमन सबको ही हो रहा है। तो एक क्या ह्यूमन बीइंग की क्या बेसिक डाइट रहनी चाहिए कि इन जो क्रॉनिक डिसीज जो हो रही हैं इनसे मतलब छुटकारा मिले या हो ही ना? सबसे पहली बात तो है जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हमारी डाइट में 60% अराउंड कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20 to 30% प्रोटीन होना चाहिए, एंड 10% फैट होना चाहिए। वो डाइट आपको फॉलो करना है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारी बीमारियों से बचे रहें तो आपको हेल्दी डाइट लेना है, प्लस एक्सरसाइज तो करना ही है। आजकल की लाइफ में ये है कि फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाने लगे हैं लोग, तो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कुछ ज्यादा ही हो गई है। तो या तो लोग ओबीज होते हैं कि बहुत ज्यादा मोटे हैं, या तो फिर वो ज्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं और एकदम जीरो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं। दोनों ही नुकसान करती है। दोनों ही नुकसान करते हैं। तो जो आपने एग्जैक्ट रेशो बताया, इसी रेशो को फॉलो करना है। डायबिटिक में थोड़ा सा हम कार्ब कम कर देते हैं, लेकिन जो जीरो कार्ब का फॉर्मूला है दैट इज नॉट गुड एट ऑल। तो जो डाइट है वो कैसे इम्पैक्ट करती है जो डिसीज हो जाती है शुगर की? तो जैसे शुगर दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में तो वो तो बचपन से ही होती है। बच्चों को उसमें कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पर से नहीं है। कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बनने लगती है जो पैनक्रियास के अगेंस्ट बनती है। पैनक्रियास में जो सेल्स होते हैं, आइलेट सेल्स, जो इंसुलिन सिक्रीशन करती है, उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। तो बिकॉज एंटीबॉडी बन रही है, धीरे धीरे वो डिस्ट्रक्शन होने लगता है उनका। तो इंसुलिन बनता नहीं है उन लोगों को। दैट इज टाइप 1। बट टाइप 2 मेनली होती है फैमिली में। लाइक अगर आपके पेरेंट्स को है, एक पेरेंट्स में से एक को किसी को है तो थोड़े चांसेस है, बट अगर दोनों को है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको भी हम, अब जैसे हमें पता तो है कि हमारे पेरेंट्स को है और अभी हम नॉर्मल है, तो पहले से इस चीज को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं हम? कंट्रोल रख सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं, बट एज ये फैमिली में रन करती है। हेरिडिटरी डिजीज टाइप 2 होने के चांसेस बहुत हाई है अगर दोनों पेरेंट्स को है। बट आप डिले कर सकते हो। डिले कैसे करना है? आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना है, जंक फूड से दूर रहना और एक्सरसाइज करना। और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो आपको 30+ में आपकी शुगर चेकअप करवाना है एनुअली। तो जैसे आपने एक परसेंटेज बताई कि हमारी डाइट में एक परसेंटेज ऑफ कार्ब्स होने चाहिए। अगर हम वेट लॉस के लिए जाते हैं तो उसमें सब प्रेफर करते हैं जीरो कार्ब डाइट लें। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं? जीरो कार्ब का फॉर्मूला है कि आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कट डाउन कर देना है और उसको रिप्लेस करना है आपको प्रोटीन या फैट से। एंड कार्बोहाइड्रेट सबसे इजीएस्ट सोर्स होता है ग्लूकोज का। एंड हमारी जितनी भी सेल्स होती है हमारी बॉडी में, उन सबको ग्लूकोज की जरूरत होती है ना?
तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं लेंगे तो या तो प्रोटीन और फैट ले रहे हैं। अब प्रोटीन और फैट ले रहे हैं तो प्रोटीन और फैट के ब्रेकडाउन से ही आपको एनर्जी मिलती है। ओके। कंसेप्ट यहाँ पर जीरो कार्बोहाइड्रेट से वेट लॉस का यही है कि हमारी बॉडी कुछ ऐसी है कि हम जो उसको नहीं देते वो बनाने लगती है। ओके। ठीक है, तो अगर हमने ग्लूकोज नहीं दिया तो वो फैट और प्रोटीन को का ब्रेकडाउन करके उससे ग्लूकोज बनाएगी। अगर आप ग्लूकोज दे रहे हैं और आप फैट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं तो वही ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई कि जितना मीठा खाने वाले लोग होते हैं वो फैटी होते हैं, क्योंकि सब कुछ ग्लूकोज जितना बॉडी को चाहिए उतना लेता है, बॉडी उतनी लेगी। उसकी बात है सब कुछ जो बचा हुआ है उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। बट जीरो कार्ब डाइट से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट इजीएस्ट सोर्स है ग्लूकोज का। तो जब आप जीरो कार्ब डाइट लेते हैं तो हमारा ब्रेन उसमें होल उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज ही है। अच्छा। उसको ग्लूकोज ही चाहिए ब्रेन को। हाँ। Okay. और आप ऐसे में क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल जीरो कार्ब डाइट कर देते हो। Yes, है ना, तो आपने देखा होगा जब आप खाना नहीं खा रहे हो, ग्लूकोज कम है, तभी आपको हेडेक होने लगता है। ओके। हेडेक होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है। अच्छा। और जब आप थोड़ा मीठा खा लेते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। कम होने का रीजन ये है कि आपने ब्रेन को ग्लूकोज दे दिया। ओके। ठीक है, जब आप प्रोटीन और फैट ले रहे हैं और उससे आप सोच रहे हैं कि उसी से एनर्जी देंगे तो एनर्जी तो मिल जाएगी, बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसमें बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। ओके। है ना, और इसमें कीटोन बॉडी बनती है। वो कीटोन बॉडी पर से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है बॉडी के लिए। ओके। एंड एनी हाउ जब भी हमारे ब्रेन पर कुछ भी स्ट्रेस पड़ता है, बिकॉज ब्रेन को डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, ब्रेन को नहीं मिल रहा है, हार्ट की मसल्स को भी ग्लूकोज चाहिए रहता है। तो जब दोनों को नहीं मिलता है तो दैट इज अ स्ट्रेसफुल फैक्टर फॉर बॉडी। ओके। है ना, और हमारी बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस पड़ेगा, इमोशनल हो, फिजिकल हो, कैसा भी स्ट्रेस होगा, कुछ हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं हमारी बॉडी में। है ना, वो हार्मोन्स का काम क्या है, आपके हार्ट रेट को बढ़ाना, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। तो इस तरह से ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा हैं इनके बजाय कि बेनिफिशियल इफेक्ट्स हों। तो जो आप देखते हैं कि जिम गोअर्स हैं बिल्कुल जीरो कार्ब डाइट पे, सडन डेथ हो जा रही है। रीजन कहीं ना कहीं यही है। क्योंकि जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लो होता है तो ये आपके ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, तो और जिम गोअर्स में क्या होता है, स्पेशली वो प्रोटीन डाइट ज्यादा लेते हैं। प्रोटीन, अंडे खाएंगे, 10 अंडे खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे। है ना, तो एनी हाउ वो प्रोटीन जो ले रहे हैं उससे ग्लूकोज बनने की, जो ग्लूकोज के प्रोटीन के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलेगी बॉडी को। ठीक है, एक तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, प्लस जो प्रोटीन आप ले रहे हो उससे यूरिया काफी बनता है। ओके। तो यूरिया किडनी पे भी असर डालता है, प्लस उसमें किडनी में स्टोन होने के हाई चांसेस हो जाते हैं अगर सिर्फ प्रोटीन डाइट पे हम हैं तो एक ये तो आपकी किडनी पे इफेक्ट डाल रहा है, किडनी स्टोन को बढ़ा रहा है। सेकेंडली, क्योंकि जब ब्लड में शुगर का लेवल कम होता है तभी तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। है ना, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो जितना एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होगा उतनी आपके हाई चांस जो ब्लड होता है उसके क्लॉट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ओके। तो ये हार्ट अटैक जो सडनली हो जाते हैं ना उनके रिस्क को भी बढ़ा देता है। प्लस ये ब्रेन को भी इफेक्ट डाल रहा है। ओके। है ना, तो जो वो स्ट्रेसफुल हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हैं वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप देखेंगे डायबिटिक में, डायबिटीज अगर किसी को है, शुगर बढ़ी हुई है बहुत सालों तक वो मस्त रहेगा, लेकिन अगर शुगर लो हो गई ना, सडन डेथ का रीजन होता है लो शुगर। ओके। तो लो शुगर इज मोर डेंजरस देन हाई शुगर। ओके। क्योंकि हाई शुगर तो धीरे धीरे करके बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करती है, लेकिन लो शुगर से तो सडनली ब्रेन को डैमेज किया उसने और इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ होता है। हाँ, इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ होता है। ओके। तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है कि मतलब ये नहीं कि जिम वाले ने बोल दिया और नहीं, जिम गोअर्स में प्रॉब्लम ये है कि आपके जिम ट्रेनर ने किसी डाइट को फॉलो करने को बोल दिया, आप स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगते हैं। कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लेते हैं हम लोग। ओके। है ना, मसल मास बढ़ाने के लिए। बट द थिंग, आई हैव सीन केसेस जहां पर किसी का कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। ओनली सिंगल रिस्क फैक्टर यही था कि वो जिम जाते थे, कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शन लिए थे, एनाबोलिक स्टेरॉइड की भी टेंडेंसी होती है कि ब्लड को क्लॉट करता है। तो वो जो कुछ पेशेंट मैंने देखे उनमें ब्लड क्लॉट होने का, वो भी ब्रेन की नसें ब्लॉक थी। उनका रीजन यही था, नथिंग एल्स। और ब्रेन की जो नसें ब्लॉक हो जाती है उसमें सडनली ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है। अच्छा। और उससे सडन डेथ हो जाती है। सडन। तो 3-4 केसेस तो मैं देख चुकी हूँ। तो जैसे ये तो आपने लो कार्ब्स का हमें डिसएडवांटेज बताए, तो जैसे आजकल बहुत सारी डाइट्स चल रही हैं उसमें
मतलब सब बुरा मानते हैं ऑयल का यूज, फैट्स का यूज, तो ये भी क्या कुछ साइड ऑयल इफेक्ट है? का ऑयल भी बॉडी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि Okay. ऑयल से क्या है, कोलेस्ट्रॉल ना, Yes. कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी। जितने भी आपके सेक्स हार्मोन है उन सब के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। Okay. मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनका जो सबस्ट्रेट है वो कोलेस्ट्रॉल है। Okay. तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे तो एनी हाउ ये हार्मोन कहाँ से बनेंगे आपकी बॉडी में? Okay. तो फैट भी जरूरी Fat है, भी बट जरूरी अपने प्रोपोर्शन में जरूरी है। प्रोपोर्शन में। जी एक्सट्रीम किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। हाँ, कि बिल्कुल ही जीरो फैट पे हम स्टार्ट, जीरो फैट पे या जीरो और- कार्ब में चले जाएं, जीरो प्रोटीन में चले जाएं, कुछ नहीं। एक बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो जैसे लोग छोड़ देते हैं, बिल्कुल फैट्स भी छोड़ दिए, तो कितने दिन में उनको ऐसा मतलब साइड इफेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं? फैट अगर छोड़ देंगे तो वही मैंने कहा ना, ग्लूकोज आप जो ले रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा, बॉडी बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि आप जो नहीं देंगे वो बना देगा, बट प्रोटीन नहीं बनाता है। ओके, प्रोटीन आपको लेना ही बट बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, ज्यादा वर्कलोड पड़ जाएगा बॉडी पे, आप ये भी कह रहे हैं? नहीं, अगर आप जीरो कार्ब ले रहे हैं तो स्ट्रेस तो होगा ही, शुगर कम हो रहा है, फिर Okay. प्रोटीन और फैट का ब्रेक डाउन होगा। ओके। ठीक है, बट इनके सबस्ट्रेट होते हैं, जो सबस्ट्रेट बनते हैं इनसे, दैट इज हार्मफुल। ओके। फर्स्ट। दूसरा, अगर फैट आप जीरो कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट लेकिन आप ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू फैट, जी। तो वो कन्वर्जन होगा, हाँ है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि फैट जीरो करते हैं और आप पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, जी। आप ज्यादा मोटे हो सकते हैं। तो जैसे आजकल जनरेशन यूज अल्कोहल का भी कर रही है, स्मोकिंग भी कर रही है, आजकल छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, गर्ल्स स्मोकिंग कर रही हैं, तो इस पे भी क्या स्ट्रेस पड़ता है बॉडी पे? वैसे तो बहुत नेगेटिव पड़ता है, मगर एज अ डॉक्टर क्या चीजें बताना चाहेंगे आप? स्मोकिंग से फर्स्ट जो सबसे ज्यादा कॉमन है, स्ट्रेस अल्सर बन जाते हैं आपके। ओके। जो आपका स्टमक है, स्टमक की अंदर की लेयर जो होती है वो पूरी डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ स्मोक, है ना। स्मोक क्या करता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जी। तो पहला तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएगा आपका, अच्छा। ठीक है। सेकेंडली, आपके जो ब्लड सप्लाई आपके स्टमक की लाइनिंग में है उसको भी रोकता है, कम कर देता है। Okay. तो वहां पर अल्सर होने के हाई चांसेस होते हैं। थर्ड, आपकी जो लंग्स हैं, लंग्स में जो एयरवेज होते हैं वो हाइपर रिएक्टिव हो सकते हैं इसके लिए, तो आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके। हार्ट से रिलेटेड तो होती हैं, बिकॉज स्मोकिंग से एक तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, प्लस ये ब्लड के क्लॉट होने की टेंडेंसी को बढ़ाता है, तो ये भी हार्ट को तो डैमेज इसमें- करेगा, नहीं आओ। ब्रेन स्ट्रोक के भी चांसेस हो सकते हैं। हाँ, ब्लड क्लॉट जिससे भी होता है, ब्लड क्लॉट को, क्लॉटिंग को जो भी बढ़ाएगा हाँ। वो हार्ट और ब्रेन दोनों को इफेक्ट करेगा। दोनों को डैमेज करेगा। ओके। और बेसिक, और जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर सजेस्ट करता है कि एक पैक पी लेना चाहिए, तो उस पे क्या बताना चाहेंगे आप? वो इफेक्टिव है, वो पॉजिटिव है? डिपेंड करता है कि आपने कितना % अल्कोहल लिया है, Okay. है ना। अब आप कहेंगे बियर में कितना % अल्कोहल होता है? 5 to 6%। 5 to 6% होता है। तो आपने अगर एक लिया तो 5 to 6 ग्राम अल्कोहल ले रहे हैं। अगर 100 ml का है तो, हाँ। बट अगर वो 250 ml का है तो कितने ग्राम लिया? 2.5 गुना हो गया, हाँ, 2.5 गुना, है ना। और पहली बात, आप क्या एक बियर पे रुकेंगे? जो बियर पीने वाले होते हैं वो कम से कम 2-3 पी लेते हैं, जी। तो उतना % आप अल्कोहल ले रहे हैं, मतलब Okay. वो अच्छा, सिर्फ अमाउंट कम है इसमें अल्कोहल की, तो अल्कोहल, टोटल अल्कोहल आपने कितना लिया, ओके। इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होती होगी? ह्यूमन बॉडी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पर से अल्कोहल की। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी अल्कोहल, बट अगर आपको फिर भी लेना है तो आप छोटा एक पैग ले सकते हैं, जस्ट टू बी रिलैक्स। नशे में होने के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, ओके। है ना। एक और चीज थी, जैसे आजकल लोग हाई कैफीन डाइट पे भी रहते हैं फॉर वेट लॉस। बच्चे आजकल जिम जाते हैं, कम एज के बच्चे भी फैट लॉस के लिए हाई कैफीन जिम वाले कैप्सूल्स उन्हें सजेस्ट करते हैं खाने के लिए। वो एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं हाई कैफीन वाली, तो वो बच्चों में क्या कैफीन से वही प्रॉब्लम है जो आपके स्मोकिंग से हो सकती है। आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कैफीन के साइड इफेक्ट है कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो वो Okay. फिर से वही कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब वही स्मोकिंग जितना डेंजरस हो गया वो। स्मोकिंग जितना तो नहीं है, बट But- साइड इफेक्ट काफी कुछ मिलते जुलते हैं। ओके, कैफीन के भी तो हाई कैफीन, वही कहा ना कि कुछ भी चीज अति बुरी होती है, ये जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है वो इसीलिए कहा है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। नहीं, आजकल बच्चों को पता ही नहीं। हाँ, वो एनर्जी बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये फैट, बच्चों में जो वेट गेन हो रहा है उसका रीजन ही है
एक तो फिजिकली एक्टिव है नहीं, यस पूरे टाइम या तो मोबाइल या लैपटॉप में, और खाते रहेंगे साथ में। तो वेट गेन का मेन रीजन ही है। Okay. तो आपको उनको फिजिकली एक्टिव करना पड़ेगा। ओनली डाइट के इससे नहीं होता, और बच्चों के लिए डाइट एडवाइस भी नहीं की जाती है। ओके, बच्चों को सब कुछ मिक्सचर सब कुछ खाना हाँ, चाहिए। बच्चों को आप शुगर कम, मीठा कम दीजिए, ओके चॉकलेट्स, पेस्ट्री, जंक फूड ना खाएं, इसका ध्यान रखना है, बट नॉर्मल डाइट होनी चाहिए। ओके ऐसे कोई मेडिकेशन बच्चों के लिए एडवाइजेबल नहीं। ओके। तो मैम एक न्यू तो नहीं, एक टर्म बहुत चल रही है ऑनलाइन, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं इसे। ओके, तो क्या चीज है ये? इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक कंसेप्ट ये है कि आपको कुछ पीरियड के लिए आपको खाना खाना है जो आप मन चाहो, Okay. और कुछ पीरियड के लिए आपको भूखा रहना है। ओके तो उसमें ये कुछ 8 और 16 का होता है। लाइक आप 8 आवर्स के लिए खाना खाओ जो आपका मन चाहे, जितना मन चाहे खाओ, और वो 16 उस फॉलो बाय 16 आवर्स के लिए आपको भूखा रहना है। ओके या तो ये हो जाए, या तो फिर एक 5:2 का रेशो होता है कि 5 डेज तो आपने जो चाहे वो खाया, 2 दिन आपने कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दिया। ओके। तो ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही आप तरीका है। कहना चाह रहे हैं कि 5 डेज में कुछ भी खा सकते? 5 डेज में आपको जो खाना है खाओ, ओके फिर 2 दिन ऐसे कर दोगे आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल 500-600 ग्राम कर देना है, अच्छा। उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसके क्या फायदे रहते हैं या क्या? जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया के जितने भी हाइपोग्लाइसीमिया के साइड इफेक्ट होते हैं वो इसमें भी होंगे। ओके क्योंकि आप 8 घंटे खा रहे हो और फिर 16 आवर्स आर टू लॉन्ग, है ना, तो उतने देर तक आप भूखे रह रहे हो। तो एनी हाउ आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में फिर से डाल रहे हो, फिर से आपकी बॉडी को हाइपोग्लाइसीमिया होगा, फिर से आपको हेडेक होने लगेंगे, स्ट्रेस होगा। तो वो सारे साइड इफेक्ट जो हाइपोग्लाइसीमिया से होते हैं वो सारे इसमें होंगे। अच्छा, ये भी गलत है इसका मतलब? दूसरा ये है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अडेप्टेबल होती है। अगर आपने भूखे रहना शुरू कर दिया ना, भूखे रहने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा। ठीक है, तो हो सकता है थोड़े दिनों के लिए आपका वेट लॉस हो। ये वेट लॉस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जल्दी से वेट लॉस करने के लिए। तो आप 2 चीजें होंगी, या तो आपने भूखे रहने की आपको आदत पड़ गई तो आप बाद में भी भूखे रहोगे, माल नरिश्ड हो जाओगे, या फिर आप नॉर्मल डाइट पे आओगे। जी। जब भी आप नॉर्मल डाइट पे आओगे, आपकी बॉडी तो हैबिचुअल हो चुकी है इतनी देर भूखे रहने के लिए, तो वो एक्सेस कैलोरी हो जाएगी आपकी बॉडी के लिए, वो सब कन्वर्ट होगी फैट में। ओके। तो ये लॉन्ग टर्म में इसको अडेप्ट नहीं किया जा सकता। तो किसी भी तरीके की फास्टिंग सेम इफेक्ट डालती है हमारे? अगर आप एक दिन के लिए कर रहे हैं तो दैट इज डिटॉक्स, कि भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाए। जी। बट ये अगर आप रेगुलर में कर रहे हैं कि 8 आवर्स आप खा रहे हैं और 16 आवर्स आप भूखे रह रहे हैं, तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। ओके। वही मैंने कहा, नॉर्मली आप एक दिन का फास्ट करते हैं, वो आपकी हैबिट में नहीं आता। आपकी बॉडी से डिटॉक्स तो हो जाएगा, लेकिन बॉडी अडेप्टेबल नहीं होती है कि मुझे भूखे ही रहना है। ओके। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली कर रहे हैं ऐसे, और कई बार होता है ये कि आप, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप करने को कहते हैं यस। कि आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया, आप सीधे लंच करो, डिनर करो, फिर भूखे रहो। तो ब्रेकफास्ट तो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। बीइंग इंडियन, इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस इतना ज्यादा कॉमन है, और इन यंग पॉपुलेशन ही कॉमन है। यंग पॉपुलेशन मतलब आप ले लीजिए 15 to 30 में सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस के केसेस आते हैं। ओके। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन ओनली। और माल न्यूट्रिशन कैसे होता है? आप ब्रेकफास्ट टाइमली नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी इतनी देर से भूखे हो, आपने रात भर तो कुछ खाया नहीं, जी। फिर आपको दिन भर काम करना है। Okay. तो ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी। सबसे ज्यादा जब सबसे ज्यादा कैलोरी अगर आपको लेनी है तो उसी टाइम लेनी है, क्योंकि अगर आप कैलोरी लेंगे तो वही तो कहीं ना कहीं एंजाइम्स बनाएगी, और वही तो रेस्पॉन्सिबल है आपकी इम्यूनिटी बिल्टअप करने के लिए। इम्यूनिटी के अलग से कोई कैप्सूल्स नहीं आते कि आपने ले लिया और इम्यूनिटी बिल्टअप हो गई। ये नॉर्मल आपका न्यूट्रिशन ही होता है। ओके। वही उसी से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो नेचुरली तो ब्रेकफास्ट मैं कभी भी स्किप करने के लिए एडवाइस नहीं करूंगी। ब्रेकफास्ट तो आपको लेना ही है। आपको स्किप करना है तो आप डिनर स्किप कर सकते हैं, या जल्दी ले लीजिए, ओके। हल्का डिनर ले लीजिए, बट कभी भी ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके। तो डिनर जैसे हम स्किप करें तो उसका कोई इतना? डिनर स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप उस टाइम सोते हैं, आपकी बॉडी को उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जब बॉडी को जरूरत है तो आपको देना पड़ेगा। ओके। मतलब ब्रेकफास्ट तो जरूरी है, और कुछ करो ना करो जरूरी है। प्लस आपको ये भी देखिए कि आपकी प्रोफेशनली इतनी भागा दौड़ी है आज की लाइफ में, आप अगर घर से निकले तो या तो आप बाहर का खाओगे और बीमार पड़ोगे, जी, या फिर आप कुछ नहीं खाओगे। तो
तो एक ब्रेकफास्ट ही है जो आपके हाथ में है, आप खाकर निकल सकते हो। ओके ठीक है। और इन दिस समर सीजन इतनी ज्यादा हॉट वेव्स है, तो आपको हीट एग्जॉशन से भी अगर बचना है तो आपको ब्रेकफास्ट लेके ही निकलना है। ब्रेकफास्ट करके निकल। ब्रेकफास्ट लेके निकले, पानी पीकर निकले, और रास्ते में भी आपको रखना है पानी की बोतल अपने साथ, अगर आप डिहाइड्रेट नहीं होना चाहते, आप बीमार नहीं होना चाहते तो। ओके। तो जैसे अब वाटर इनटेक की भी बात कर आ गई है हमारी, तो एक बेसिक जो लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं कि 8 लीटर पानी पी लेना चाहिए, 7 लीटर पानी पी लेना चाहिए, बेसिक ह्यूमन नीड के हिसाब से कितना मैक्सिमम पी लेना बेसिक चाहिए? तो आपके विंटर सीजन में 2 to 2.5 लीटर इज सफिशिएंट। ओके। और वेदर अगर इतना ही हॉट एंड ह्यूमिड है जैसे कि अभी है, तो 3 to 4 लीटर आपको चाहिएगा। ओके। बट वो 3 to 4 लीटर में पानी नहीं है, उसमें अच्छा। आपके फ्रूट जूसेस भी इंक्लूडेड हैं। टोटल लिक्विड कहलाता है। टोटल लिक्विड। तो सिर्फ आपको पानी 4 लीटर पीना ऐसा नहीं है। ओके। क्योंकि कई लोग सिर्फ पानी नहीं। बॉटल्स लेके लगे रहते हैं। कई बार लोग यही सोचते हैं कि पानी नहीं पी सकते इतना, तो वो फ्लूइड इनटेक ही नहीं करते, ओके। है ना। तो अगर आप नॉर्मल पानी नहीं पी सकते तो आप फ्रूट जूसेस पीजिए, उसमें भी 90% पानी ही होता है। ओके। है ना। बट कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक को लिक्विड में नहीं गिना चाहता है। ठीक है। तो ये ना करे कि पानी तो 1 लीटर पिया और 4 बॉटल कोल्ड ड्रिंक का ले लिया, वो नहीं, तो वो फिर वाटर तो- में इंक्लूड नहीं होगा, लिक्विड में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। फिर तो वजन बढ़ जाएगा। वजन तो बढ़ेगा, प्लस कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिशन डिफिशिएंट एनर्जी दे रहे हैं आप, इसमें न्यूट्रिशन आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जब आप फ्रूट जूसेस लेते हैं तो आपको उसमें मिनरल विटामिन मिलेंगे, बट इसमें सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट। और जैसे मैम सिंपल लोग जो अपने घर पे रह रहे हैं वो तो डाइट में सब कुछ खा ही लेते हैं लगभग विद द हेल्प ऑफ देयर मदर। ठीक है। जो लोग अपनी सिटी से बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर का काम है, सिर्फ बाहर का ही खाना हो पा रहा है, तो वो थोड़ा कैसे चीजों को मेंटेन करके चलें, अपने आप को कैसे? बाहर रहने वालों को तो अगर 2 ही तरीके हैं, या तो आप घर में खुद से बना लें, या तो फिर मैड रख लें। और अगर ये सब नहीं कर सकते, आपको बाहर का ही खाना पड़ेगा, तो आप बाहर में खाने में ऐसी चीजें लीजिए जो फ्लफी हो। Okay. हो, जैसे जितना भी साउथ इंडियन फूड होता है वो आपका वेट गेन नहीं कराएगा, ओके। बिकॉज ऑलरेडी वो फ्लफी होता है। Yes. अमाउंट उसमें कार्बोहाइड्रेट की कम होती है, बट आपका पेट ज्यादा अच्छे से भर जाएगा। ओके। दूसरी, उनमें उनके इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम होते हैं, ओके। है ना। जैसे गट प्रॉब्लम होने लगती है, बाहर का खाना खाते हैं आप, समोसा कचौरी खा लिया, तो इसमें ऑयल इतना ज्यादा बार यूज कर दिया होता है कि आप एक ही बार खा लेंगे ना उसे, तो दूसरे दिन आपको उसी सेम डे एसिडिटी हो जाएगी। बट अगर आप साउथ इंडियन फूड खाते तो वो आपको एसिडिटी नहीं करता, तो इसीलिए साउथ इंडियन लोग पतले रहते हैं। है ना। रीजन यही है। ओके। है ना। तो अगर आपको बाहर खाना है तो बाहर आप चूज ऐसा कीजिए जो ऑयली ना हो ज्यादा। ओके। कंसेप्ट यहाँ पर ये नहीं है कि फैट से आपको बचना है, कंसेप्ट ये है कि वो जो रिपीटेडली यूज्ड ऑयल है उससे आपको बचना है। क्योंकि वो उसी में बार बार चाहे उसी में एक ही ऑयल को वो रिपीटेडली यूज करते हैं। आप अगर जाके देखेंगे उसकी थिकनेस इतनी हो जाती है ऑयल की, विस्कोसिटी उसकी इतनी बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली वो आपके गट को तो डैमेज करना ही है। ओके। तो फ्राइड जितना कम हो सके, फ्राइड बाहर का नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, खुद बना सकते हैं। खुद बना सकते हैं, खुद बना के खुद खाइए, बना- लेकिन ये भी नहीं कि रोज रोज खाइए। रोज खा रहे हैं। बट ये बाहर का खाना जिन्हें खाना है तो उसमें खाने में क्या प्रेफरेंस ले उस पर डिपेंड करता है। प्लस अगर मान लीजिए आपको बाहर बहुत देर तक है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है एंड आपको न्यूट्रिशन चाहिए, तो क्या लें उसमें? तो आप जाते हैं या तो जूसेस के लिए, यस। जूसेस भी आपको क्लीन मिले एकदम बढ़िया तरीके से, ऐसा मुश्किल हो पाता है। तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर में कोई एडल्ट्रेशन के चांसेस नहीं होता है, और वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट भी है, विटामिन, मिनरल, हाइड्रेशन, सब कुछ मिल जाएगा सब आपको। कुछ। ओके। तो उसको प्रेफर करना है, बजाय कि आप जो स्पाइस और फ्रूटी इन पर नहीं जाना है। इसमें फिर वही बात आ गई कि न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कैलोरी मिलती है। कैलोरी मिलती है। और दूसरी चीजें ये भी है कि ये कब से पैक्ड है आपको ये नहीं पता। तो एनी हाउ जो प्लास्टिक कंटेनर में कुछ भी चीज अगर पैक्ड है और उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेरी होता है टेम्परेचर ऑब्वियसली, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है कभी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रहते हैं, Yes. कभी बहुत ज्यादा हॉट, कभी बहुत ज्यादा कोल्ड, Okay. है ना। तो जो वेरिंग टेम्परेचर है उसमें कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक के जो कहेंगे कुछ ना कुछ सब्सटेंस मिल जाता है, पार्टिकल्स आ जाते हैं। उससे तो ये डेंजरस एनी हाउ होते हैं, आपको आप ही पता ना पता चले, बाद में पता चलता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म।
मतलब पैक्ड फूड में तो मेरे को लगता है हर चीज प्लास्टिक में ही पैक है, तो कुछ ना कुछ जाता ही है सबके अंदर। तो इसलिए बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है, ट्राई टू अवॉइड। नहीं कर सकते हैं तो ये चीजें फॉलो करें। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। थैंक यू। ओके।